डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप उनको छोड़ देते हो, है ना। तो ऐसे 2 अंक के, 3 अंक के और जो 4 अंक के जो है ना प्रश्न हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं बट आप किसी कारण उनको छोड़ देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम दोस्तों ये कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कैसे आता है? पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध फिनॉल रंगहीन होता है। जो शुद्ध फिनॉल है प्यारे साथियों वो रंगहीन होता है बट कुछ समय पश्चात वह गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे जो जन है वो छोड़ देते हैं या उनसे बनता नहीं है किसी कारण। तो हम पूरा समझाएंगे, अच्छे समझाएंगे, ऐसे कई क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन है हमारा शुद्ध फिनॉल रंगहीन है। तो प्यारे साथियों यहाँ समझो, जैसे प्यारे साथियों मेरे पास ये एक क्या है, एक पात्र है। मेरे पास क्या है प्यारे साथियों, ये पात्र है, ठीक है। मैंने इसमें क्या रखा है साथियों, फिनॉल रखा है। क्या रखा है? फिनॉल। ये इसमें रखा हुआ है प्यारे साथियों, फिनॉल। अगर ये फिनॉल प्यारे साथियों शुद्ध है, अगर ये फिनॉल कैसा है प्यारे साथियों, शुद्ध है, तो इसका जो रंग है कोई रंग नहीं होगा, मतलब ये रंगहीन होगा। कैसा होगा प्यारे साथियों? रंगहीन होगा। लेकिन अगर हम इस फिनॉल को इस वायु और प्रकाश में, वायु और प्रकाश में खुला छोड़ दें, ऐसे ही वायु और प्रकाश में क्या कर दे बेटा, खुला छोड़ दें, तो ये जो फिनॉल है ऑक्सीकरण होगा। फिनॉल का क्या होगा? ऑक्सीकरण, क्योंकि वायु और प्रकाश में खुला छोड़ेंगे तो वायु इससे क्रिया करेगी। जब वायु इससे क्रिया करेगी तो इस फिनॉल का प्यारे साथियों ऑक्सीकरण हो जाएगा। और जब इस फिनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो ये जो फिनॉल है ऊपर ऊपर का फिनॉल, ऊपर ऊपर जैसे ये फिनॉल भरा हुआ है तो इस ऊपर ऊपर का जो फिनॉल है इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और जैसे ही ऑक्सीकरण होगा तो ये जो फिनॉल है वो क्विनोन में बदल जाएगा प्यारे साथियों। किसमें बदल जाएगा? क्विनोन में बदल जाएगा। तो यहाँ से इसका क्या बन जाएगा बेटा, क्विनोन। अब क्विनोन क्या होता है, ये आपकी रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है और डबल बॉन्ड से नीचे O जुड़ा होता है, तो ये आपका बना देता है प्यारे साथियों क्विनोन। अब ऊपर ऊपर का फिनॉल क्विनोन में बदला, पूरा जो फिनॉल है वो क्विनोन में नहीं बदला, केवल ऊपर ऊपर का जो फिनॉल है वो क्विनोन में बदला। आगे अब ये क्विनोन जैसे ही बन गया तो ये जो क्विनोन बना है यहाँ ऊपर ऊपर, ये क्विनोन बचा हुआ जो फिनॉल बचा है इस फिनॉल से क्या करेगा, क्रिया। और जब फिनॉल से क्रिया करेगा और फिनॉल से क्रिया करके इसको गुलाबी रंग के पदार्थ में बदल देगा। किसमें बेटा? गुलाबी रंग के पदार्थ में बदल देगा। तो इस टाइप से फिनॉल जो है कुछ समय पश्चात गुलाबी रंग का हो जाता है। इसका कारण है कि फिनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो समझ में आ गई? तो क्वेश्चन का आपका जवाब तो यही मिल गया है कि जो शुद्ध फिनॉल है रंगहीन होता है, किंतु कुछ समय पश्चात वो गुलाबी रंग का इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि फिनॉल को वायु और प्रकाश में खुला छोड़ने पर यह धीमे ऑक्सीकरण द्वारा, धीमे से क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, मतलब वायु से क्रिया होती है, ठीक है, और गुलाबी हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, क्विनोन बनता है। क्या बनता है? क्विनोन बनता है। क्या बन जाता है पहले साथियों? क्विनोन बनता है, ठीक है। और जो क्विनोन है फिर फिनॉल से योगात्मक अभिक्रिया करेगा और योगात्मक अभिक्रिया करके फिनोक्विनोन बनाता है जो गुलाबी रंग का होता है। आओ अब इसको हम समझे। तो ये तो आपको इतनी सी थ्योरी लिखना है, इतनी सी थ्योरी के बाद आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगी। तो देखो यहाँ समझो पहले साथियों, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। तो ये रहा हमारे पास क्या, फिनॉल। अगर हम इस फिनॉल को वायु और प्रकाश में छोड़ दें तो ये रहा आपका वायु और ये रही आपकी सनलाइट। तो हमने इसको क्या किया बेटा, सनलाइट या प्रकाश में खुला छोड़ दिया, ठीक है। तो इस फिनॉल का क्या होगा, ऑक्सीकरण। और जब इस फिनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा मेरा, क्विनोन बनेगा। क्या बनेगा? क्विनोन। तो देखो अगर एक क्विनोन बनेगा तो देखो क्विनोन में ऊपर भी O होता है और नीचे भी O होता है। तो अगर ऊपर और नीचे O बनाना है तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका H ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम H ओपन करेंगे बेटा तो ये OH दिख रहा है, ये OH इस H के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, H2O। OH इस H के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O, ठीक है। अब जो O बचे हैं, देखो OH भी गया, H भी गया। अब ऊपर भी हमें कुछ जोड़ना है, नीचे भी हमें कुछ जोड़ना। क्यों? क्योंकि ऊपर से हमने OH निकाला, नीचे से H निकाला, मतलब दोनों जगह हमें जोड़ना है। तो दोनों जगह बेटा क्या जुड़ेगा, O जुड़ेगा। तो एक O बेटा आपका ऊपर जुड़ जाएगा, एक O डबल बॉन्ड से ऊपर जुड़ जाएगा, क्योंकि O की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है।
और एक O बेटा नीचे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्विनोन। अब बेटा एक बात याद रखना कि ये जो जीरो है वो जीरो नहीं लगाना। क्यों क्यों नहीं लगाए सर? क्योंकि जीरो बेटा 3 बॉन्ड के लिए लगाया जाता है। देखो आपको पता है जो बेंजीन है वो उसमें 3 बॉन्ड होते हैं ना, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इन 3 डबल बॉन्ड को आप नहीं लिखना चाहो तो इनकी जगह आप जीरो लिख सकते हो, है ना, या छोटी रिंग बना सकते हो। बट प्यारे साथियों यहाँ 3 बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि जब हमने ऊपर O जोड़ दिया और नीचे O जोड़ दिया तो अगर हम इसमें 3 बॉन्ड लगाएंगे तो ये जो आपकी बेंजीन है वो अनबैलेंस हो जाएगी। आप देख लो ये वाला जो कार्बन है उसकी बैलेंसी 5 हो रही है और इस वाले कार्बन की भी बैलेंसी क्या हो रही है 5, तो 3 बॉन्ड नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें जीरो नहीं लगाना, हमें 2 बॉन्ड लगाना है, एक इधर और एक इधर। ये है हमारा प्यारे साथियों क्विनोन। तो ये हमारा क्या बना, क्विनोन बना, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे ये जो क्विनोन बन गया, अब जो क्विनोन है बचे हुए फिनोल से क्या करेगा, क्रिया। तो ये जो क्विनोन आपका बना है प्यारे साथियों, आगे ये जो क्विनोन है ये आपका क्विनोन, ये रिंग के ऊपर सॉरी ये जो क्विनोन है, एक सेकंड यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये प्यारे साथियों आपका क्या है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये आपका जो क्विनोन है ये बचे हुए फिनोल से क्या करेगा बेटा, क्रिया करेगा, जो भी फिनोल बचा हुआ उससे क्रिया करेगा। तो इसमें फिनोल के हम 2 अणु लेंगे, क्यों, क्योंकि इस फिनोल के 2 अणुओं से ये जो क्विनोन है वो जुड़ता है। तो देखो ये जो क्विनोन है फिनोल के दोनों अणुओं से जुड़ेगा, तो कैसे जुड़ेगा इसको ध्यान से समझना। इनमें और इनमें केवल योगात्मक अभिक्रिया होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, केवल ये इससे जुड़ेगा, कोई अन्य प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो देखो कैसे जुड़ेगा, ध्यान से समझो भाई साहब। आपको क्या करना है, जो आपका क्विनोन है इस क्विनोन को आपको पहले बीच में लिख लेना है ऐसे, ठीक है। ये क्विनोन को बेटा आपको बीच में लिख लेना है ऐसे, ठीक है। ये हमने क्विनोन लिख दिया, ठीक है। अब फिनोल के हमारे पास कितने अणु हैं, 2। तो एक फिनोल को आप इस तरफ लिख देना और एक फिनोल को इस तरफ। तो देखो एक फिनोल को हम इस तरफ लिख देंगे, ठीक है, इस तरफ लिख देंगे। तो ये आपका H, ये रहा O और ये रहा आपका फिनोल, छोटा कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका रहा फिनोल, ठीक है। ये फिनोल का एक अणु हमने इस तरफ लिख दिया। अब फिनोल का दूसरा अणु है हम इस तरफ लिखेंगे। ये डेटेस इसलिए लगा रहा है क्योंकि इनके मध्य जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ये फिनोल का एक अणु आड़ा करके हमने ये लिख दिया। क्लियर हो गया प्यारे साथियों? आई होप आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। हमने क्या किया, यहाँ कुछ ज्यादा विशेष नहीं किया। ये जो हमारा क्विनोन था ये हमारा फिनोल था, क्विनोन को हमने बीच में रखा, फिनोल के 2 अणु एक इस तरफ और एक इस तरफ, बस ये हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा साथियों बन गया है फिनोक्विनोन। क्या बन गया है, फिनोक्विनोन, जो आपका कौन से रंग का हो गया, गुलाबी रंग का। कैसा है, गुलाबी रंग का, ठीक है। तो ये है आपका फिनोल का ऑक्सीकरण। क्लियर है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन छपा हुआ आएगा। तो पहले ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसकी थ्योरी आपको इतनी लिखनी पड़ेगी और उसके बाद ये आपको रिएक्शन बनानी पड़ेगी जब ये फिनोल का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये क्वेश्चन आपका आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके साथ कुछ अलग से कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? चलो अब हम बढ़ेंगे आगे और अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो प्यारे साथियों हमारा अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो अक्सर आप छोड़ देते हो कि फिनोल की ऐसी अभिक्रियाएं बताइए जिसमें फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। ये ऐसी अभिक्रियाएं आपको बताना है। तो यहां से इस क्वेश्चन को पहले समझो ध्यान से, इसके बाद हम इसको कवर करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने कराया है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो अब हम करा रहे हैं यह भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा दिख रहा है आपको, फिनोल की ऐसी अभिक्रियाएं बताइए जिसमें फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं। तो देखो आपको बहुत अच्छे से पता होगा बेटा कि जो अम्ल वह होता है जो हाइड्रोजन गैस देता है, जो हाइड्रोजन गैस देता है, अम्ल वो होता है। हमने 11th में भी पढ़ा है कि अम्ल वो होता है जो धातु से या धातु के किसी यौगिक से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, उसे अम्ल कहते हैं। हमें ये पता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये बहुत बड़ी बात है कि अम्ल कौन होता है, अम्ल वो होता है जो धातु से या धातु के किसी यौगिक से क्रिया करके हाइड्रोजन देता है। ये हमें पता है।
तो और हमें क्या बताना है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं। तो देखो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं हमें लिखना है। तो देखो पहली है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया, तो आप डायरेक्ट लिख देना सोडियम से क्रिया। सोडियम से क्रिया, पहली सोडियम से क्रिया। तो अगर बेटा फिनॉल की, ये रहा हमारे पास फिनॉल, रिंग के ऊपर क्या OH, अगर हम इस फिनॉल की बेटा सोडियम से रिएक्शन करा दें, किससे रिएक्शन करा दें, सोडियम से रिएक्शन करा दें, तो बताओ अगर हम इस सोडियम से रिएक्शन करा दें तो बेटा क्या होता है, उसको बहुत अच्छे समझना। तो जैसे ही हम इसकी सोडियम से रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो ये जो आपका H दिख रहा है, ये जो H दिख रहा है ना, ये H H2 के रूप में बाहर हो जाता है। H2 के रूप में क्या हो जाता है, बाहर। और जो Na है ये NaH की जगह जुड़ जाता है। तो जैसे ही NaH की जगह जुड़ेगा तो ये O तो जाएगा नहीं, O नहीं गया, केवल H गया, तो O तो पहले से ही है और Na यहाँ जुड़ गया, और ये जो H है वो H2 के रूप में बाहर चला गया। तो अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था अगर हम किसी यौगिक की धातु से क्रिया कराएं तो वो हाइड्रोजन गैस दे तो वो अम्ल होता है। तो देखो आप फिनॉल की अगर हमने सोडियम से रिएक्शन कराए तो इसने हाइड्रोजन गैस दी, और हाइड्रोजन गैस दी मतलब ये अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। तो मतलब ये अभिक्रिया अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया है। तो ये फिनॉल की याद रखना आप इस अभिक्रिया को, ठीक है। और ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, क्या बन गया बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ठीक है। अब दो अभिक्रियाओं के बारे में पूछा है, तो पहला तो आप सोडियम से क्रिया डाल देना, और दूसरा आप बना देना NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया, ठीक है। तो अब अगर हम NaOH से क्रिया कराएं, ठीक है, तो देखो आप ये रहा बेटा हमारे पास फिनॉल, ये रहा हमारे पास क्या, फिनॉल, रिंग के ऊपर OH, और अगर हम इसकी NaOH से रिएक्शन कराते, किससे करा दें बेटा रिएक्शन, NaOH से, तो जैसे ही बेटा हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो H है ये OH से रिएक्शन करके H2O बना देगा। मतलब यहाँ भी आप देखो जो हाइड्रोजन है वो जल के रूप में बाहर निकली, हाइड्रोजन तो निकली लेकिन किसके रूप में बाहर निकली, जल के रूप में। तो ये भी तो देखो धातु का यौगिक है, अगर हम इसकी धातु के यौगिक से क्रिया करा रहे हैं तब भी तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जल के रूप में निकल रही है, ठीक है। और Na यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, ONA, फिर भी हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, और ये हमारा बन गया जल। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित कर रही हैं। तो इन अभिक्रियाओं को आपको बहुत अच्छे से याद रखना, बनाना तो बहुत इजी है, बनाना तो हमें आती थी, बट हमें ये तरीका नहीं पता था, तो अब वो तरीका भी आप जान गए। क्लियर हो गई बातें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों इस स्लाइड में हम कंप्लीट करने वाले हैं इन दो अभिक्रियाओं को जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल दावेदारी रखती हैं एग्जाम में आने की, ठीक है। तो पहली अभिक्रिया है हमारी मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया है हमारी सीमेंट अभिक्रिया। तो पहले हम कवर करेंगे सीमेंट, और सीमेंट करके हम करेंगे फिर मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो अगर प्यारे साथियों अगर सीमेंट अभिक्रिया की बात करें तो सीमेंट अभिक्रिया तो बहुत सिंपल है। कैसी सिंपल है कि बेटा इसमें हम एसिटिक अम्ल की, किसकी, एसिटिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH यही होता है ना, ठीक है। इसकी बेटा हम हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, और ये है हमारा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो जब हम इस एसिटिक अम्ल की इस हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेटा क्या होता है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही अपने कवर करना पड़ता है। तो यहाँ से बेटा जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बेटा CO2 बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है, CO2। क्यों, क्योंकि इसमें बेटा हम क्या करते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। सीमेंट अभिक्रिया में जो एसिटिक अम्ल होता है, इस एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। तो अक्सर मैंने आपसे बोला होगा कि बेटा जब हम गर्म करते हैं तो गैसें बाहर निकलती हैं,
क्या बाहर निकलती हैं? गैसें। तो जब गैसें बाहर निकलेंगी तो यहाँ से CO2 ही तो बनेगा, तो ये CO2 आपकी बाहर हो जाएगी। अब जब यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगी तो यहाँ से बेटा N2 बाहर होगी। आपको कितने N दिख रहे हैं? 3N। तो 3N में से बेटा 2N N2 बना के बाहर, N2 है, यहाँ से CO2, यहाँ से N2। अब हमारे पास क्या बचा वो देख लो आप। तो देखो यहाँ CH3 बचा, ठीक है। यहाँ कितने N बचे? 1N। तो ये रहा आपका 1N, क्योंकि 2N ये चले गए, 1N। अब H कितने हैं? 2। तो ये 2H यहाँ जुड़ जाएंगे, तो ये हमें देखेंगे कि ये हमारे पास प्राथमिक एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्राथमिक एमीन। तो ये हमारी सिमेट अभिक्रिया कंप्लीट, ठीक है ना साथियों। तो हमें क्या करना है बेटा, सिमेट अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 50 से 55 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराना, जिससे प्राथमिक एमीन हमें बन जाता है। इस अभिक्रिया को सिमेट अभिक्रिया। अब बात है सर थ्योरी की, थ्योरी कैसे लिखें? तो आपको अक्सर बताया है रिएक्शन से थ्योरी बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, सुनो। इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को सिमेट अभिक्रिया कहते हैं। खत्म, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट रिएक्शन हमारी बेटा मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी हमारी इजी है, बट इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। तो बेटा इस अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं? प्राथमिक एमीन लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। ये हमारा प्राथमिक एमीन है, ठीक है। एक बार देखो, ठीक है, प्राथमिक एमीन लेंगे, ठीक है। तो इस प्राथमिक एमीन की बेटा हम कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं। ये है हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। इस प्राथमिक एमीन की, प्राथमिक एमीन बोलो या मेथिल एमीन बोलो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसकी हम कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, इसको हम तोड़ के लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया था हमारी सुविधा के अनुसार किसी भी यौगिक को तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं और मरोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको लिख लिया। तो जैसे ही बेटा हम इसकी इससे रिएक्शन कराएंगे तो देखो इसको हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ क्या अभी ये इससे जुड़ जाएगा? ना, अब भी नहीं जुड़ पाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसका जो एक H है, एक H हम इस S को दे देंगे। जैसे ही हम एक H इस S को देंगे बेटा, तो देखना ध्यान से क्या हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका S, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड, ये आपका C। अब जैसे ही हमने एक H इस S को दिया तो ये डबल बॉन्ड टाइम बदल गया सिंगल बॉन्ड में, और ये आपका हो गया SH। क्या हो गया? SH। अब ये अनबैलेंस हो गया, तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए जो आपका NH और CH3 बचा है उसको हम यहां जोड़ देंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जो CH3 और यहाँ NH बचा है तो NH और CH3 को हमने यहाँ जोड़ दिया। ये आपका बना है बेटा मध्यवर्ती यौगिक। कौन सा यौगिक? मध्यवर्ती यौगिक। इस अभिक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ जगह नहीं है तो एरो हम लगा देंगे यहाँ, ठीक है। तो ये जो मध्यवर्ती यौगिक बना है बेटा, इस मध्यवर्ती यौगिक की हम मर्क्यूरस क्लोराइड मतलब MgCl2 सॉरी मर्क्यूरिक क्लोराइड, MgCl2 मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसके साथ हम क्या कराएंगे? रिएक्शन। तो बेटा जैसे रिएक्शन हम कराएंगे तो बेटा आप देखो ये कितने Cl है? 2। अगर 2 Cl को बाहर करना है तो 2 H चाहिए। तो देखो एक H आपका ये है और एक H आपका ये है, तो ये दोनों Cl दोनों H के साथ क्या बना लेंगे बेटा? 2HCl, ठीक। अब Cl गया, यहाँ H गया, यहाँ H गया, ठीक है। अब बचा Hg, तो ये Hg क्या करेगा बेटा? ये S को बाहर करेगा। तो ये S को बाहर करेगा तो ये बन जाएगा HgS। तो यहाँ से HgS चला गया, दोनों Cl दोनों H चले गए। बचा क्या हमारे पास? देखो तो बचा हमारे पास CH3, ठीक है। इधर क्या बचा बेटा? N, इधर क्या बचा बेटा? C, इधर क्या बचा बेटा? S। तो ये जो आपका है यही हमारा उत्पाद, यही हमारा क्या है? उत्पाद। और इस उत्पाद का नाम क्या है? इस उत्पाद का नाम है मेथिल थायोआइसोसाइनेट। मेथिल, ये मेथिल है तो ये मेथिल, S का मतलब थायो, तो S का मतलब थायो, और ये आइसोसाइनाइट है ना, तो ये मेथिल थायो आइसोसाइनाइट, मेथिल थायो आइसोसाइनाइट, मेथिल थायो आइसोसाइनाइट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो अब इसकी थ्योरी ये तो समझ में आ गई होगी। अब इसकी थ्योरी, तो थ्योरी में क्या करना है? तो बेटा क्या करना है, इस अभिक्रिया में एल्किल
सॉरी इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन की कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं जिससे एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसकी मर्क्यूरल क्लोराइड से HCl2 से अभिक्रिया कराने पर मेथिल थायोआइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट है प्यारे साथियों हम करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ देखो बेटा कैनिजारो अभिक्रिया देखो दो ही व्यक्ति देते हैं। पहली बात तो ये समझो, कैनिजारो अभिक्रिया कितने व्यक्ति देते हैं? दो। अच्छा दो व्यक्ति कौन से हैं? तो देखो वो दो व्यक्ति हैं अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, ये अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड वाले यौगिक हैं, वो ही कैनिजारो अभिक्रिया देती हैं। पहली बात ये सुन लो, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ही बेटा कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है एक नंबर में कि कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, तो कौन देते हैं? अल्फा हाइड्रोजन विहीन। लेकिन प्यारे साथियों एक बात और याद रखो, एक अभिक्रिया और है जिसका नाम है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, और ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया है वो अभिक्रिया देते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। ठीक है, ये गलती लिखा गई भाई, ठीक है, इसको सुधारना। ठीक है, ये एल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड जो है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। ये ऑब्जेक्ट के लिए मैं बता दे रहा हूँ, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन देता है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। और कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड दो हैं, देखो एक है आपका HCHO जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और एक दूसरा है जिसका नाम है वेंजेल्डिहाइड। ये है आपका वेंजेल्डिहाइड। ये दो ही व्यक्ति जो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, और दोनों की मैं आपको कैनिजारो अभिक्रिया बता दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। देखो बेटा, है ना, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है, यहाँ थ्योरी दिख रही होगी आपको, इसकी बेटा हम क्या करते हैं 50% NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, HCHO यही है ना अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, इसकी हम बेटा 50% NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जो NaOH होता है बेटा ये आपका 50% हो सकता है। कितना है? 50%। तो बेटा आपके एग्जाम में कभी ये 45% आ जाए ना तो ये सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम मात्रा बताते हैं इससे 10-5 इधर उधर हो जाए तो आप ये मान लेना कि ये वही अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हम कराएंगे। तो बेटा जैसे ही हम अभिक्रिया ये कराएंगे तो देखो ये हम फॉर्मेल्डिहाइड के इसमें 2 अणु लेंगे। ठीक है, और NaOH का 1 अणु लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा क्या आ रहा है, तो जब ये अभिक्रिया हम कराते हैं तो देखो लिखा आ रहा होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड का 1 अणु एल्कोहल में बदल जाता है और दूसरा अणु फॉर्मेट में बदल जाता है। ठीक है, ये लिखा दिख रहा है आपको। तो यहाँ हमने फॉर्मेल्डिहाइड के बेटा कितने अणु लिए हैं? 2। तो एक तो बदलेगा एल्कोहल में और दूसरा बदलेगा फॉर्मेट में। तो देखो कैसे बदलेगा, तो देखो बेटा अगर हम इसको सही तरीके से लिखें तो ये CH2O होगा। अगर हमें इसको एल्कोहल में बदलना है तो इस 2 को 3 करना पड़ेगा और यहाँ पर H करना पड़ेगा कि नहीं? मतलब सीधी सी बात अगर ये कहें तो अगर हमें इसको एल्कोहल में बदलना है तो 1 H हमें इसको देना पड़ेगा और 1 H हमें इसको देना पड़ेगा। समझ आई बात? ठीक है, तो देखो 1 H अगर हमें इसको देना है तो वो H हम ले लेंगे यहाँ से और इसको दे देंगे। तो जैसे इसको दे देंगे तो ये CH3 बन गया। अब 1 H इसको देना है तो वो H हम यहाँ से लाएंगे। हमेशा याद रखना 1 H तो हम यहीं कहीं दे देंगे और 1 H यहाँ से लाएंगे। तो ये जब 1 H यहाँ दिया तो ये बन गया आपका CH3 और ये 1 H यहाँ से लाए तो ये बन गया आपका OH। तो देखो एल्कोहल तो बन गया। अब दूसरा अणु ये जो है फॉर्मेट में बदलेगा तो बहुत आसानी से बदल गया। देखो इस H को आप आगे लिख दो, तो ये H आगे लिख दिया। फिर क्या लिखो? C, ये लिखो C। फिर ये लिखो O, ये लिखो O। ये फिर क्या है? ONA, तो ये O और ये Na, तो ये फॉर्मेट बन गया। समझ में आई? तो एक एल्कोहल में बदल गया, दूसरा फॉर्मेट में बदल गया। देखो ये सोडियम और ये फॉर्मेट है ना। बहुत आसानी से ये समझ में आपको आ गई होगी, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 1 H यहाँ लेना है, 1 H यहाँ से, तो ये एल्कोहल, और फिर ये जो बचा है उसको हम तरीके से लिखेंगे। तो H को हम आगे करके लिखेंगे, फिर ये C O, ये O और ये Na। क्लियर है? तो ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड की
थ्योरी आपको दिख रही है। अब हम बेंजल्डिहाइड की भी आपको करके बता रहे हैं, उसका क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता रहा है, ठीक है। देखो बेटा, तो जैसे हमने फॉर्मेल्डिहाइड की है बेटा, ऐसे ही हम बेंजल्डिहाइड की भी करेंगे। तो बेंजल्डिहाइड के यहाँ हम 2 अणु लेंगे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लिए थे, ऐसे ही हम बेंजल्डिहाइड के बेटा 2 अणु लेंगे, ठीक है। और NaOH लेंगे, वही आपका 50%, ठीक है, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ से हमने एक H इससे लिया था और एक H इससे लिया, तो ऐसा यहाँ भी करेंगे, एक H हम लेंगे इससे, ठीक है, और एक H लेंगे हम इससे, ठीक है। तो जैसे ही हम एक H लेंगे इससे, तो बेटा ये हमारा देखो, एक H इससे लिया तो ये बन गया हमारा CH2। अब ये O को कौन सा H दिया, ये वाला, तो ये बन गया OH, ठीक है, जो आपका है बेंजिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास H तो गया, क्या बचा CO, तो ये रिंग के ऊपर बेटा क्या है CO, ये CO, ठीक है। और यहाँ क्या है बेटा ONA, तो ये O और ये Na, तो ये आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम और ये आपका बेंजोएट, तो ये सोडियम बेंजोएट और बेंजिल एल्कोहल बन गया है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्योंकि आपको दिख रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, तो क्वेश्चन बेटा एग्जाम में ऐसे आएगा, ठीक है। देखो बेटा, ये आएगा, क्या होता है जब तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड की NaOH से क्रिया कराई जाती है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन से इतना पूछा है कि जो बेंजल्डिहाइड इसकी NaOH से क्रिया कराई जाती है। अब ऐसे इसमें हमें कहां से पता कि ये केनिजारो अभिक्रिया है, तो आपको भाई समझना है कि भाई बेंजल्डिहाइड और NaOH की रिएक्शन केनिजारो में ही कराई जाती है, तो आपको पूरी की पूरी ये रिएक्शन लिखना है। या फिर आपसे बेंजल्डिहाइड की जगह फॉर्मेल्डिहाइड पूछ सकता है, तो क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH से क्रिया कराई जाती है, ठीक है। या फिर आपसे बोल दे कभी कि 45% NaOH से रिएक्शन कराई जाती है, तो आपको ये समझना है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड वाली अभिक्रिया है या बेंजल्डिहाइड वाली अभिक्रिया है, ये केनिजारो अभिक्रिया है, तो ये वाली अभिक्रिया आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे एक अभिक्रिया और हम आपको बताएंगे जिसका नाम है इटाइड अभिक्रिया। इसके बाद इन अभिक्रियाओं को आपको कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं पहले साथियों इटाइड अभिक्रिया। क्या, इटाइड अभिक्रिया। तो ये इटाइड अभिक्रिया बेटा हम 2 टाइप से कर सकते हैं, एक इजी फॉर्म में भी कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको कैलकुलेटिव भी हम कर सकते हैं। कैसे, देखो यार, अगर आपको बिल्कुल इजी समझना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा ये इटाइड अभिक्रिया है, ये कौन देता है, ये इटाइड अभिक्रिया देता है टॉलुइन। कौन देता है, टॉलुइन। तो ये आपका रहा टॉलुइन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना बेटा, जो इटाइड अभिक्रिया है, इस इटाइड अभिक्रिया में सबसे पहले जो टॉलुइन होता है, इस टॉलुइन को हम कार्बन टेट्रा CCl4 के विलयन में लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम CCl4 के विलयन में लेंगे तो ये जो टॉलुइन है इसका एक अपक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, अपक्षेप, और वो अपक्षेप होगा पीले रंग का। कैसा होगा, पीले रंग का, ठीक है। जैसे ये उसी टाइप का होगा जैसे हम जो निरमा होता है, निरमा को अगर पानी में डालते हैं तो एक फेन बनता है ना, तो ऐसे जैसे ही हम टॉलुइन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में डालेंगे तो एक अपक्षेप बन जाएगा पीले रंग का। कैसे रंग का, पीले रंग का, ठीक है। और फिर इसके अलावा जैसे ही पीले रंग का अपक्षेप बनेगा तो इस पीले रंग के अपक्षेप में फिर से हम क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन। क्या कराएंगे, जल अपघटन। तो जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराएंगे बेटा, तो ये जो टॉलुइन है ये बेंजल्डिहाइड में बदल जाएगा, रिंग के ऊपर CH इसमें बदल जाएगा। ये एक इजी फॉर्म है, इसको हम पूरा करके बता रहा है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि इस अभिक्रिया में सबसे पहले जो टॉलुइन है, इस टॉलुइन को हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लेना है, ठीक है। तो इसको हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लिया, ठीक है, CCl4 के विलयन में लिया। अब CCl4 के विलयन में लेकर बेटा हम इसकी सबसे पहले क्रिया कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 इस क्रोमिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब जैसे ही हम इसकी क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक अपक्षेप बनेगा पीले रंग का, ठीक है। और फिर जो अपक्षेप बनेगा उसका हम क्या कराएंगे बेटा, जल अपघटन। तो जल अपघटन का मतलब जैसे क्रिया, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये हमें बेंजल्डिहाइड में बदल जाएगा, मतलब रिंग के ऊपर CH हमारा बन जाएगा। ये बिल्कुल इजी है, मतलब ऐसे है कि इजी है बट इसको रटना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा भाई ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। चलो ये तो आपका फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको इसको नहीं करना है ऐसे तो भाई बिल्कुल मत करो ऐसे, मैं दूसरे टाइप से बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो इधर, सबसे पहले बेटा ये जो टॉलुइन है ये रहा हमारा टॉलुइन, ठीक है, ये रहा।
ठीक, इसको हमें क्या करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लेना है। ठीक है, CCl4 के विलयन में लेना है और CCl4 के विलयन में लेकर किससे रिएक्शन कराना, CrO2Cl2। ठीक है, तो जब बेटा आप इसकी इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, इसमें आप इसके 2 H कम कर दो। पहले कितने H कम कर दो, 2। तो मैंने इसके 2 H कम किए तो ये हमारे पास केवल CH बना। ठीक है, अब 2 H कम कर दिए तो इसकी वैलेंसी कितनी कम हो गई, 2, क्योंकि 2 H कम किए ना तो वैलेंसी कितनी कम हुई, 2। ठीक है, तो 2 वैलेंसी कम हुई तो यहाँ हमने 2 बॉन्ड लगा दिए, उन वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या बॉन्ड लगा दिए, 2। अब जो आपका CrO2Cl2 है इसको हम तरीके से लिखेंगे, देखो कैसे। तो देखो बेटा, ये जो इसका O2 कितने O दिख रहा है आपको, 2। इसके बेटा आपको 2 अणु लेने पड़ेंगे, इसमें कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2। तो एक अणु की बात करेंगे पहले। तो एक अणु में जो O दिख रहा है, इस एक O को हम लेंगे आगे और ये लिख लेंगे Cr, और ये जो O, एक O बचा उसको यहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ से हमने कितने H कम किए थे, 2 H, तो वो एक H हम इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि भाई जो CrO2Cl2 था, इसके 2 O थे, 2 O में से एक O को हमने लिखा आगे और एक O को यहीं लिखने दिया। तो एक O आगे लिख दिया, Cr रहा और एक O यहीं था, बट एक O जो था उसको हमने जो एक H बचा था उसके साथ लिख दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ हमारा क्या है, Cl2। ठीक है, और ऐसा जो हमने एक अणु के साथ किया ऐसे ही दूसरा अणु के साथ करेंगे तो उसको भी हम बिल्कुल सेम लिख देंगे। ठीक है, ये लिख देंगे। ठीक है, इसको भी हम सेम लिख देंगे। ठीक है, एक O को आगे तो दोनों के साथ सेम किया। ठीक है, तो ये आपका बेटा एक मध्यवर्ती यौगिक, मतलब हम कहें कि अपक्षेप बना है। क्या बना है, अपक्षेप। और इस अपक्षेप का बेटा हम क्या कराएंगे, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब किससे क्रिया कराएंगे, जल से। तो जैसे ही हम जल से क्रिया बेटा इसकी कराएंगे तो हमारे पास कितने O हैं, एक O, और H कितने हैं, 2। तो एक O जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और रिंग के ऊपर क्या बना लेगा, CHO। CHO, क्योंकि CH तो है, O यहाँ से आ गया। अब 2 H जो हैं, 2 H में से एक H जुड़ेगा इसके साथ और एक H जुड़ेगा इसके साथ, तो ये OH फिर बनेगा और ये OH फिर बनेगा। तो ये OH और ये OH का वोल्टाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बना दूंगा, तो ये एक OH इसके साथ बना, तो देखो ये Cr, ये OH और ये OH, इनको साथ में लिख रहा हूँ, OH का वोल्टाइज, और ये रहा C8। और यही कहानी इधर होगी, OH और ये OH। ठीक है, तो ये आपके ऊपर और नीचे कहानी सेम रहेगी, मतलब 2 अणु इसके बन जाएंगे। तो ये बेंजीन है, ये थोड़ी डिफिकल्ट तरीके से है ना। तो समझ में आपको आई हो तो ठीक है, नहीं तो आपको ये करना है और ये इसकी थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो को हम खत्म करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमारा भी सपोर्ट हो और आपका भी फायदा हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।